हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम डीबीटी बैट जेआरएफ ईयर 2020 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन बी है उसके क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। जो हमारा ईयर 2020 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन ए है डीबीटी बैट जेआरएफ का, उसका सेक्शन ए ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है, और जो हमारा सेक्शन बी भी है उसके जो इनिशियल हमारे 50 क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। उसके अलावा ईयर 2021, 2022 और 2023 से रिलेटेड भी जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा ये 2020 से रिलेटेड जो हमारा बी सेक्शन है उसकी क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक। और इसके अंदर यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ अमाइनोप्टेरिन इन हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन। जो हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन होती है उसके अंदर जो हम अमाइनोप्टेरिन जो यूज करते हैं उसका हमारा क्या पर्पज होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अमाइनोप्टेरिन के लिए, अमाइनोप्टेरिन, ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर यूज होता है, ये हमारा यूज होगा टू इनिबिशन ऑफ, ये हमारा क्या करेगा, इनिबिट द ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ अनफ्यूज्ड अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स, ठीक है, किसके अंदर, इन हाइब्रिडोमा कल्चर, इन हाइब्रिडोमा कल्चर। जब हम हाइब्रिडोमा की प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे अनफ्यूज्ड सेल जो हमारे यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है, उनकी इनिबिशन के लिए हम किसको यूज करते हैं, अमाइनोप्टेरिन के लिए। ये हमारा किस तरीके से यहाँ पे अनफ्यूज्ड सेल्स की जो यहाँ पे ग्रोथ होगी उसको इनिबिट करेगा, तो ये करता है इट इनिबिट द डी नोवो सिंथेसिस, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स की डी नोवो सिंथेसिस रहती है। जैसे कि आपको पता है कि दो टाइप की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड की, एक हमारा होता है साल्वेज पाथवे, एक हमारा यहाँ पे होगा साल्वेज पाथवे, और एक हमारे यहाँ पे होता है डी नोवो सिंथेसिस। तो जो डी नोवो सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की उसको इनिबिट कौन कर देगा, जो हमारे यहाँ पे अमाइनोप्टेरिन होगा। और इसी की वजह से जो हमारे यहाँ पे अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स होंगे उनके वहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो वहाँ पे इनिबिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो डी नोवो की सिंथेसिस, जो डी नोवो सिंथेसिस थी उसको ये किस तरीके से यहाँ पे इनिबिट करता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये इनिबिट करेगा, तो ये करता है बाय इनहिबिटिंग, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम, कौन से एंजाइम, डाईहाइड्रोफोलेट, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। और जो ये हमारा किसके अंदर काम आएगा, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की डिनोसिस थी, और अगर ये हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी डीएनए की सिंथेसिस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे अनफ्यूज्ड जो हमारे माइलोमा सेल्स होंगे उनकी ग्रोथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, टू किल द अनफ्यूज्ड स्प्लेनिक सेल्स, नहीं ये नहीं होगा। टू किल द नॉन एंटीबॉडी स्क्रीटिंग एंड हाइब्रिड्स, ये भी नहीं होगा। टू किल द अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स, बस जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। टू किल द नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्क्रीटिंग हाइब्रिड, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और डीएनए रिपेयर एंजाइम इनवॉल्व इन। जो हमारे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो हमारे एंजाइम होते हैं वे हमारे कौन से टाइप की डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर हमारे यूज होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि मिसमैच रिपेयर हो गया, फोटो रिएक्टिवेशन हो गया, बेस पेयर पेयर हो गया, बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर हो गया, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर हो गया, और ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस हो गया। तो इनके अंदर हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है, और वो हमारे किस टाइप के डैमेज को यहाँ पे रिपेयर करते हैं वो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा डैमेज हो गया और ये हमारे यहाँ पे किस टाइप के एंजाइम को यहाँ पे हम यूज करेंगे।
तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डीएनए ग्लाइकोसाइलेसिस के लिए, तो ये हमारा किसके अंदर यूज होगा, ये हमारा यूज होता है बेस एक्सचिएशन रिपेयर के अंदर, जिसके अंदर जो हमारा बेस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। और जो ये टेबल है, अगर आपको इसके बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना हो, तो जो वॉटसन की बुक आती है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड मोस्ट कॉमनली इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन। जो हमारी सिग्नल ट्रांसडक्शन जो हमारी प्रोसेस रहती है, उसके अंदर हमारी कौन से टाइप की पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, तो वो हमारी कौन सी होती है, फॉस्फोराइलेशन। आपने देखा होगा कि कई टाइप के हमारे जो सिग्नल पाथवे होते हैं, ठीक है, सेल सिग्नलिंग जो हमारे अलग अलग टाइप की रहती है, उसके अंदर हमारे जो सबसे मोस्ट कॉमनली हमें यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है वो हमारी कौन सी होती है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड आइसोलेटेड फ्रॉम ए कैरिबियन स्पंज क्राइप्टोथेसिया क्रिप्टा वर द बेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंटीवायरल। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे न्यूक्लियोसाइड्स जो हमारे आइसोलेट किए जाते हैं किससे, क्रिप्टोथेथिया क्रिप्टोटेथिया क्रिप्टा से, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, कैरिबियन स्पंज है। तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ से आइसोलेट किए जाते हैं वे हमारे कौन सी एंटीवायरल के अंदर उसकी प्रोडक्शन के लिए हमारे यहाँ पे यूज होंगे, जो हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो हमारे यहाँ पे क्रिप्टोटेथिया जो हमारे यहाँ पे क्रिप्टा रहता है, ये हमारा जो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड जो हमारे यहाँ पे अलग अलग एंटीवायरल के जो हमारे यूज होंगे, उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं इसके, वे हमारे यहाँ पे होंगे ए साइक्लोविर, ए साइक्लोविर, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ पे होता है साइटेराबाइन, साइटेराबाइन, ठीक है, और इसको हम डिपोसिट भी बोलते हैं, डिपोसिट या फिर डिपोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जो जाइडोवुडिन होगा, ये हमारे अलग अलग यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स है जिसकी प्रोडक्शन हम जो हमारे कैरिबियन स्पंज यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्रिप्टोटेथिया क्रिप्टा जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हम आइसोलेट करते हैं, उनसे हमारे यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होगी। और उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल होता है जैम्टी सॉरी जैम सीटाबाइन, जैम सीटाबाइन, ठीक है, जिसको हम जैम जार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो जो हमारे यहाँ पे एसाइक्लोविर होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ ए 5 kb linear DNA with the BAMH1 leads to the generation of two fragments of size 2 kb and 3 kb, while the digestion of the same DNA with the hind 3 generate 3 fragments of 0.7, 0.8 and 3.5 kb। अब यहाँ पे क्या है कि एक हमारे यहाँ पे 5 kb का एक लीनियर फ्रेगमेंट है, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट हो गया, ये हमारा कितना है, 5 kb का। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने जब BAMH1 के साथ इसको ट्रीट किया, तो इससे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारे दो फ्रेगमेंट हम यहाँ पे ऑब्टेन होंगे, एक तो हमारा 2 kb का और एक हमारा यहाँ पे 3 kb का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा BAMH1 होगा उसकी जो यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, सिर्फ एक ही, एक यहाँ पे कट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक हमारे यहाँ पे 2 kb का फ्रेगमेंट और एक हमारे यहाँ पे 3 kb का फ्रेगमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेम डीएनए को अगर हम यहाँ पे हाइंड 3 के साथ अगर हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें 3 फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सेम डीएनए को जो कि हमारा 5 kb का था, इसको हमने हाइंड 3 के साथ अब ट्रीट किया। पहले हम किसके साथ कर रहे थे, BAMH1 के साथ, यहाँ पे हमने किसके साथ किया था, BAMH1 के साथ, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे इसको हाइंड 3 के साथ कट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें 3 फ्रेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक हमारा 0.7 का, एक हमारा 0.8 और एक हमारे यहाँ पे 3.5 kb का। जैसे कि यहाँ पे हमारा 0.7 kb ये हो गया, यहाँ पे हमारी सेकंड साइड ये हमारा 0.8 हो गया, और ये जो हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट हुआ ये हमारा 3.5 kb का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, when the same DNA is cut with the both BAMH1 एंड हाइंड 3। अब की बार हमने क्या किया कि जो हमारा ये 5 kb का जो फ्रेगमेंट था इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे BAMH1 प्लस हाइंड 3, इन दोनों के साथ हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एंजाइम द फ्रेगमेंट जनरेट आर ऑफ 0.7, 0.8, 1.3 एंड 2.2 kb। यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे हमें 4 फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, एक हमारा 0.7, एक हमारा 0.8, एक हमारा यहाँ पे 1.3 और एक हमारा यहाँ पे 2.2। टोटल हमारा ये कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5, जो कि हमारा यहाँ पे टोटल लेंथ भी थी। तो जब हमने इन दोनों के साथ यहाँ पे इसको कट किया तो ये हमें यहाँ पे 4 फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं।
अब उसके बेस पे हमें क्या करना है, द राइट ऑर्डर ऑफ रिकॉग्निशन साइट फॉर द टू एंजाइम इज। अब जो हमारे यहाँ पे दो एंजाइम थे, इनके लिए जो हमारे यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट थी, उनकी यहाँ पे क्या अरेंजमेंट होगी इस 5 केवी के फ्रेगमेंट के अंदर, वो हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पे हमारा जो 0.7 जो कि हमें यहाँ पे हाइंड 3 के अंदर देखने को मिल रहा था ना, वो सेम हमारा यहाँ पे 0.7 यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सिमिलरली हमारा यहाँ पे जो 0.8 केबी का फ्रेगमेंट था वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 0.7 था, यहाँ पे भी हमारा 0.8 था। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे 0.7 और जो हमारे यहाँ पे 0.8, अगर हम दोनों एंजाइम को यहाँ पे ट्रीट कर भी रहे हैं तो भी हमारी जो ये दोनों साइट है ना, उनके ऊपर यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। और ये हमारी कब हो सकती है, जो इसके मैक्सिमम यहाँ पे चांसेस रहेंगे, जब हमारे यहाँ पे जो फ्रेगमेंट है वो हमारा एक 0.7 का, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो जाता है फ्रेगमेंट, ठीक है, और एक हमारा जो 0.8 है वो हमारा यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक हमारी ये वाली जो साइट होगी हमारी किसकी हो जाएगी, हाइंड 3 की, ये भी हमारी किसकी हो जाएगी, हाइंड 3 की। यहाँ पे हमारा 0.7, ये हमारा यहाँ पे 0.8, बीच में हमारा कितना बच गया, यहाँ पे 3.5 बचता है। अब जो हमारे यहाँ पे 3.5 होगा, ठीक है, अब जो हमारी हाइंड 3 की साइड थी वे तो हमारी यहाँ पे दोनों की दोनों ऑलरेडी जा चुकी है, हमारे पास बचती कौन सी है, सिर्फ वैम एच वन के लिए। और वैम एच वन की हमारी साइड कहाँ पे होगी, जब हमारे यहाँ पे 2 के बी और 3 के बी का यहाँ पे फ्रेगमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो हमारे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से स्टार्ट अगर हम करें तो यहाँ से 2 के बी अगर हम यहाँ पे लेके चले, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये जो डिस्टेंस हुआ ये हमारा 2 के बी का हुआ। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बैम एच वन होगा वो तो हमारा क्या कर रहा है, 2 के बी का फ्रेगमेंट यहाँ पे बना रहा था, तो ये हमारी साइड किसकी होगी, बैम एच वन के लिए। तो ये हमारा जो फ्रेगमेंट होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 के बी का। ठीक है, और अगर ये हमारा टोटल यहाँ पे 2 के बी का था, तो यहाँ से अगर हम 0.7 अगर लेके चलते हैं तो ये हमारा फ्रेगमेंट कितना बचा, 1.3 के बी का। सिमिलरली अगर हमारा ये टोटल 3 के बी का था, 0.8 हमारे यहाँ पे चला गया, तो हमारा कितना बचा यहाँ पे 2.2 के बी का। तो बस यही हमें यहाँ पे बताने थे, ये हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट में ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, तो इसी के बेस पे अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टू बैम एच वन साइड फॉलोड बाय द वन हाइंड 3 साइड, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ये क्या कह रहे हैं कि इनिशियली हमारे यहाँ पे 2 बैम एच वन साइड थी और देन उसके बाद हमारे यहाँ पे एक हाइंड 3 साइड थी, जबकि यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारे यहाँ पे बैम एच वन साइड है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किस जगह पे हमें देखने को मिलेगी, एक मिनट, जो हमारे यहाँ पे बैम एच वन साइड होगी वो हमारी 2 हाइंड 3 की जो साइड होगी ना उनके बीच में। देखो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कि जो हमारी 2 बैम एच वन साइड है, ठीक है, वो हमारी कहाँ पे है, वो हमारी एक हाइंड, उसके मतलब 2 बैम एच वन के बाद एक हमारे यहाँ पे हाइंड साइड आएगी। जबकि अगर हम यहाँ पे बैम एच वन की साइड देखें ना, तो बैम एच वन की साइड कितनी है टोटल, ये तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पे तो उन्होंने 2 बोला हुआ है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद एक हमारी यहाँ पे बैम एच वन साइड है किसके बीच में, 2 हाइंड 3 के बीच में, बिल्कुल करेक्ट है। एक हमारे यहाँ पे बैम एच वन साइड है 2 हाइंड 3 के बीच में, बस जो यही हमारे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 2 हाइंड 3 साइड, हाइंड 3 की हमारी कितनी है, 2 साइड्स है, फॉलोड बाय 1 बैम एच वन, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ पे 2 हाइंड 3 साइड आ रही है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे एक बैम एच वन साइड है, जबकि ये अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन है 1 हाइंड 3 साइड, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, हाइंड 3 की सिर्फ 1 साइड है, जबकि हमारे हाइंड 3 की कितनी साइड थी, 2 थी, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी द मोस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगर हम यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी को अगर हम यहाँ पे मेंटेन करना हो, तो जो हम यहाँ पे गिवन ऑप्शन है उसमें से हमारा कौन सा सबसे ज्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा वो हम यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, रिपीटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा सॉइल फर्टिलिटी को डिग्रेड करेगा, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा, डिग्रेड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है क्रॉप रोटेशन, ये हमारा जरूर यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी को इनहेंस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बर्निंग ऑफ क्रॉप वेस्ट इन द फील्ड, ये भी हमारा क्या करता है, जो सॉइल फर्टिलिटी होगी उसको यहाँ पे रिड्यूस कर देता है। ग्रोविंग सेम क्रॉप, ये भी क्या कर देगा, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो सॉइल फर्टिलिटी है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो बस यही हमारे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल वॉल आर एब्सेंट इन द एगेमस म्यूटेंट ऑफ द अरेबिडोप्सिस। अगर हमारे यहाँ पे जो एगेमस जो हमारा जीन रहता है, ठीक है, अगर हम उसको अरेबिडोप्सिस के अंदर अगर म्यूटेंट कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे एब्सेंट कर देते हैं, तो उसकी वजह से कौन से वॉल, फ्लोरल वॉल हमारे यहाँ पे एब्सेंट होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एगेमस को म्यूटेंट कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एगेमस होता है ये हमारा कौन से
जो हमारे जीन्स रहते हैं, जैसे कि आपने एबीसी मॉडल पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो हमारा एगएमएस होता है, ये हमारा कौन से जीन से रिलेटेड रहता है, जो हमारा सी जीन होगा। ठीक है, अब सी जीन अगर हम यहाँ पे बना के चलते हैं इसको, ये हमारा ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे भी हमारा ए आएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बी हो जाता है, ये भी हमारा यहाँ पे बी, देन उसके बाद ये हमारा यहाँ पे सी, और ये हमारा यहाँ पे सी। तो जो हमारे यहाँ पे सी जीन है, ठीक है, ये हमारा कौन से फ्लोर वॉल के अंदर हमारा यूज होता है, जो हमारे यहाँ पे सिर्फ ए, अगर हम यहाँ पे जीन की बात करते हैं तो ये हमारा किसके अंदर होता था, जो हमारे यहाँ पे सेपल होंगे। जो हमारे ए और बी है, ये हमारे किसके लिए यूज होते थे, पेटल के लिए। बी और सी हमारे किसके लिए यूज होते थे, कार्पल के लिए। और जो हमारा सिंपली सी था, ये हमारे यहाँ पे स्टेमन हो जाएगा, सॉरी, जो बी और सी होगा ना, ये हमारे स्टेमन के लिए, और जो हमारे यहाँ पे सी होगा सिर्फ, वो हमारा कार्पल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे सेपल, ये हमारा पेटल, ये हमारा स्टेमन, ये हमारा यहाँ पे कार्पल। तो अगर हम यहाँ पे एगमस को अगर हम यहाँ पे म्यूटेंट कर देते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सी जीन होगा, अगर हम उसी को यहाँ पे म्यूटेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे सी तो हमारा होगा ही नहीं। तो अगर सीन यहाँ पे नहीं होगा, तो उसकी जगह यहाँ पे क्या हमारा एक्सप्रेस होता है, जो हमारे यहाँ पे ए जीन होगा। और अगर ए जीन यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा क्या अरेंजमेंट होगी, ए बी। और अगर ए बी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे स्टेमन की जगह हमें क्या देखने को मिलेगा, पेटल। और अगर यहाँ पे हमारा सिंपली ए अगर हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, तो कार्पल की जगह हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सेपल। तो यहाँ पे हमारी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, सेपल पेटल। ठीक है, पेटल, पेटल एंड सेपल। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे स्टेमन और जो कार्पल होंगे, वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पे हमें सेपल कार्पल दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेमन कार्पल, तो बस यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी हमें यहाँ पे सेपल पेटल, पेटल स्टेमन, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। यहाँ पे हमें अब्सेंट बताना है कि कौन से हमारे यहाँ पे वॉल अब्सेंट होंगे। तो स्टेमन और कार्पल तो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे, तो यही हमारे यहाँ पे अब्सेंट होंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल मटेरियल फॉर द डेप्थ फिल्टर यूज्ड इन द एयर स्टरलाइजेशन। जो हमारे अलग अलग टाइप के जो हमारे यहाँ पे क्लॉथ्स जो हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए है ना, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऐसा मटेरियल होगा जो कि हमारा डेप्थ फिल्टर, जिसको हम एयर स्टरलाइजेशन के लिए जो यूज करते हैं, उसके लिए हमारा एक स्टेबल मटेरियल नहीं होगा। तो जो हमारे यहाँ पे मसलिन क्लॉथ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पोर साइज में हम यहाँ पे गिवन है, इसका पोर साइज कितना है, 40 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो इनके जो यहाँ पे साइज दिए हुए, जैसे कि यहाँ पे नो राइट को जो हम यहाँ पे पोर साइज दिया हुआ है, वो हमारा कितना है, 0.1 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके अलावा जो हमें यहाँ पे ग्लास वूल दिया हुआ है, उसका पोर साइज यहाँ पे लेस देन 10 माइक्रोमीटर। और जो हमारे यहाँ पे ग्लास फाइबर है, इसका यहाँ पे पोर साइज 2.2 से लेके 8 माइक्रोमीटर तक यहाँ पे हमें गिवन है। तो जो हमारे यहाँ पे मसलिन क्लॉथ है ना, इसके लिए जो हमारे यहाँ पे पोर साइज है, वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और यही हमारे यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज मोस्ट लाइकली टू डिसरप्ट द अल्फा हेलिक्स। इनमें से हमारा कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिसरप्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो हमारा अमीनो एसिड हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि हमें अल्फा हेलिक्स के अंदर लेस्ट, सबसे कम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होता है, प्रोलिन होगा। ठीक है, और प्रोलिन क्यों यहाँ पे हमें अल्फा हेलिक्स के अंदर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को ये डिस्टर्ब करता है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट रीजन होते हैं। जैसे कि सबसे प्राइमरी जो इसका रीजन होता है, वो क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे प्रोलिन होता है, इसके पास क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होगा। इसी अमीनो ग्रुप की वजह से ये क्या होता है, ये हमारा इम्पॉसिबल फॉर प्रोलिन टू अडेप्ट अल्फा हेलिक्स। ठीक है, किसकी वजह से, जो हमारे यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप इसके पास था। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो ज्योमेट्री भी होती है ना, वो कैसी होती है, इरेगुलर होगी, इरेगुलर जियोमेट्री। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा फोर्थ रीजन होता है स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इनमें से आपको चार, अगर मैं इनमें से कोई भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है इसके रीजन के लिए, तो वो आपका वहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली बस बताना ही था कि कौन सा हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे होगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, प्रोलीन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज। जो हमारी C3 साइकिल होती है, उसके अंदर हमारा जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा, वो हमारा कौन सा होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो बस फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है, व्हाट इज द एजेंट ऑरेंज। जो हमारा एजेंट ऑरेंज है, वो हमारा क्या होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है, एजेंट ऑरेंज। तो जो एजेंट ऑरेंज है ना, ये क्या होता है, ये एक हर्बिसाइड है। ठीक है, हर्बिसाइड। और इसका यूज कब किया गया था, इट इज यूज्ड बाय, इट इज used by
यूएस मिलिट्री, यूएस मिलिट्री के द्वारा ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, किसमें? इन वियतनाम वॉर, वियतनाम वॉर, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे एजेंट ऑरेंज होता है, ये क्या होता है? इट कंटेन डाइऑक्सिन। और जो ये डाइऑक्सिन इसके पास होता है ना, ये हमारा क्या होता है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ये क्या कर सकता है? ये सेलुलर डैमेज भी कर सकता है, सेलुलर डैमेज, उसके अलावा डीएनए डैमेज भी करता है। और इसीलिए क्या होता है? एक हर्बिसाइड नेचर का होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड नहीं, ये नहीं होगा। हजार्डस केमिकल यूज्ड इन द ल्यूमिनेस पेंट्स, ये भी नहीं होगा। कलर यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लैंप, ये भी नहीं होगा। हर्बिसाइड कंटेनिंग डाइडियोक्सिन, बस। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फर्स्ट आयनाइज द प्रोटीन बिफोर सेपरेशन एंड डिटेक्शन। जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक हमें दी हुई है, उसमें से कौन सी हमारी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमारा प्रोटीन होगा उसको हम यहाँ पे आयनाइज करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं? उसकी सेपरेशन और डिटेक्शन करते हैं। तो जो हमारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है ना, इसके अंदर हम जो अलग अलग प्रोटीन्स को जो सेपरेशन भी करते हैं, जो डिटेक्शन में वहां पे करते हैं, वो हम किसके बेस पे करते हैं? मास बाय चार्ज के बेस पे। और इसी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमें प्रोटीन या फिर जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द इनेट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ। जो हमारे इनेट इम्यून सिस्टम होता है, वो हमारे पीएमपी यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को किसके एक्टिवेशन के थ्रू वो हमारे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है टोल लाइक रिसेप्टर, यानी कि जो हमारे टीएलआर जो हमारे होते हैं, ये हमारे क्या करेंगे? इनेट इम्यूनिटी को यहाँ पे पीएमपी को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यीस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन। से हमारा कौन सा ऐसा यहाँ पे यीस्ट है जिसको हम राइबोफ्लेविन की प्रोडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं? तो वो हमारा कौन सा होता है? इरिमोथेसियम एसेबाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन एम्प्लॉय ए फॉस्फोरिलेज सिस्टम टू रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। इनमें से हमारा कौन सा ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि हमारा जो उसकी रेगुलेशन है वो किसके थ्रू होती है? फॉस्फोरिलेज सिस्टम के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ पे साइटोकाइन के जो हमारा जो सिग्नल पाथवे रहता है, उसको अभी आप देख सकते हो। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यू हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन चलती रहती है। जैसे कि आपने एक पीछे भी क्वेश्चन हमने जो स्टडी किया था, उसमें हमने बताया था आपको कि जो हमारी सेल सिग्नलिंग जो होती है ना, सेल सिग्नलिंग, उसके अंदर जो हमें मोस्ट कॉमनली यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो हमें देखने को मिलती है, वो हमारी कौन सी होती है? फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग जो हमारे यहाँ पे आगे ट्रांसमिट हो रहा है, वो हमारा किसके थ्रू हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, ठीक है। तो बस जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन सिस्टम है, वो अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शंस के लिए बात करें, तो वो हमारा किसके अंदर यूज होगा? साइटोकाइन की जो हमारे यहाँ पे रेगुलेशन पाथवे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट ड्रग अप्रूव्ड बाय द एफडीए of USA that was produced through the genetic engineering was। इनमें से हमारा कौन सा ऐसा ड्रग था जो कि हमारा अप्रूव किया गया था एफडीए यूएसए की जो हमारी कंपनी है, ठीक है, एफडीए के द्वारा जो हमारे यहाँ पे अप्रूव किया गया था, किसके थ्रू? दैट वाज प्रोड्यूस्ड थ्रू द जेनेटिकली इंजीनियरिंग। जो कि हमारा ये जो ड्रग है ना, वो हमारा किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ था? जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू। तो वो हमारा कौन सा था? इंसुलिन, जो यहाँ पे बहुत ही फेमस यहाँ पे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्लास ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव ई कोलाई म्यूटेंट डिफेक्टिव इन डीएनए रेप्लिकेशन वर आइडेंटिफाई that sees the replication immediately upon increase in the temperature. Which one of the following process are likely to be defective in this mutant? अब यहाँ पे क्या है कि एक हमने यहाँ पे ई कोलाई म्यूटेंट की एक क्लास हमने यहाँ पे ई कोलाई म्यूटेंट की एक हमने यहाँ पे क्लास को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। और जो हमारी ये ई कोलाई म्यूटेंट्स जो है, ठीक है, इनके अंदर क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना, वो यहाँ पे डिफेक्टिव है। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे डिफेक्टिव हो गया, ठीक है। और डिफेक्टिव किस टाइप से है? ये हमारे यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या बोला है? दैट सीज रेप्लिकेशन इमीडिएटली अपॉन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है? अब देखो इन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारे यहाँ पे इकोलाई म्यूटेंट है ना, ये हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव है। और जब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं,
इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना, ठीक है, वो हमारी क्या है यहाँ पे डिफेक्टिव थी, तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी वो हमारी क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, यानी कि स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सीज हो जाती है। ठीक है, तो इसके बेस पे यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे ये म्यूटेंट है ना, ठीक है, इसके अंदर हमारी कौन सी प्रोसेस, ये तो हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव है। अब डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी कौन सा स्टेज, कौन सा हमारा फेज होगा जो कि हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव यहाँ पे हमें इन म्यूटेंट्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, किसकी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतने हमें क्लियर है ना कि यहाँ पे हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे यहाँ पे मेजरली जो हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव साइट में देखने को मिलती है, डिफेक्टिव जो हमारा यहाँ पे फेज होगा वो हमारा कौन सा होता है, जो डीएनए इनिशिएशन होगा डीएनए रेप्लिकेशन का, और दूसरा कौन सा होता है, इलोंगेशन। ठीक है, होने को तो देखो टर्मिनेशन भी यहाँ पे डिफेक्टिव हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारे कौन से होते हैं, इनिशिएशन और इलोंगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखो जब हमने टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर रेंज से अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे यहाँ पे सीज हो रहा है, स्टॉप हो जाएगा। और अगर हम इसको परमिसिबल अगर हम टेम्परेचर रखते हैं, देखो यहाँ पे ना दो चीजें है, एक तो हमारे यहाँ पे परमिसिबल टेम्परेचर है, एक हमारे यहाँ पे कौन सा है, सेंसिटिव टेम्परेचर है। ठीक है, अगर हम परमिसिबल टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो वहां पे तो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू चलती रहेगी नॉर्मल। अगर हम उससे टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सेंसिटिव टेम्परेचर हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे यहाँ पे सीज हो जाती है। और जो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिव जो हमारी प्रोसेस होती है उसके अंदर जो मोस्टली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, उसमें हमारी जो इलोंगेशन प्रोसेस है ना वो हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी इलोंगेशन होती है ना उसके अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो हमारे यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इनिशिएशन के अंदर हमारा क्या होगा, प्राइमरी की सिंथेसिस होती है। तो जो हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम होता है। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिव होगा तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारी इलोंगेशन प्रोसेस कंटिन्यू नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें, सेग्रीगेशन स्टेप ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, टर्मिनेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन ये तो हमारा लिस्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है इलोंगेशन स्टेप ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, तो जहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है द इक्वेशन फॉर द एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द इथेनॉल इज, यहाँ पे मैं जो हमारी एरोबिक प्रोडक्शन जो हमारी होती है ना एसिटिक एसिड की, किससे, इथेनॉल से। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो हमारा इथेनॉल है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके एसिटिक एसिड प्लस H2O की यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो वो हमारे यहाँ पे हमें रिएक्शन दी हुई है। अब इसके लिए मैं आगे क्या दिया हुआ है, एसिडोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया आर एडेड टू विगोरसली एरेटेड मीडियम कंटेनिंग 10 ग्राम पर लीटर इथेनॉल। यहाँ पे क्या है कि हमने जो इथेनॉल यहाँ पे लिया है इनिशियली, वो हमारा कितना है, 10 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, आफ्टर सम टाइम इथेनॉल कंसंट्रेशन इज 2 ग्राम पर लीटर। कुछ टाइम के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इथेनॉल यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो अब कितनी रहेगी, जो कि पहले यहाँ पे 10 ग्राम पर लीटर थी, अब वो 2 ग्राम पर लीटर यहाँ पे रह गई। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 7.5 ग्राम पर लीटर, 7.5 ग्राम पर लीटर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, 7.5 ग्राम पर लीटर ऑफ द एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एसिटिक एसिड हमारा कितना यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, 7.5 ग्राम। ठीक है, अब इसके बेस पे हमें क्या बताना है, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड यील्ड एंड द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द एसिटिक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। अब जो हमारे यहाँ पे एसिटिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा था इथेनॉल से, तो इससे हमारी जो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड यील्ड आई है और जो हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड जो रहती है वो हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड के लिए, सॉरी पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जर्व्ड यील्ड के लिए, तो जो हमारा ऑब्जर्व्ड यील्ड है ना, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एपरेंट यील्ड भी बोलते हैं। जो हमारा क्या था यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड यील्ड थी। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड यील्ड के लिए हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बना है ना उसका हमारा मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। अगर हमें यहाँ पे मास दिया हो तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मास लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह हमने यहाँ पे मास दिया हुआ है ना, हमारे यहाँ पे इनिशियली कितना था, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट हमारा क्या है 7.5, इसीलिए यहाँ पे बताना है ना, जो हमारा ऑब्जर्व्ड यील्ड है वो हमें किसके लिए बतानी है, एसिटिक एसिड के लिए बतानी है। तो यहाँ पे हमारा मास क्या हो जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई जो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा कितना कंज्यूम हुआ है। देखो इनिशियली हमारा कितना था रिएक्टेंट, 10 ग्राम था, बाद में कितना बचा, सिर्फ 2 ग्राम, तो ये हमारा कितना हो गया, 10 - 2 यानी कि 8 ग्राम हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो गया।
तो ये बस इसी के साथ हमने यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कितना होता है 0.9375, ठीक है। और ये हमारा अप्रोक्स किसके इक्वल होगा, ये हमारा हो जाएगा 0.94 के, ठीक है। तो इसी के बेस पे जो हमारे यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा ऑब्जर्व यील्ड कितना है 0.94 और यहाँ पे भी हमारा 0.94। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमें मास दिया हो ना तो हम यहाँ पे मास वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अगर हम यहाँ पे मोल्स दिए होते ना तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, मोल्स को रखते हैं, ठीक है। किसी को भी आप यहाँ पे रख सकते हो, वही हमारा किसके इक्वल रहेगा, जो हमारा अपरेंट यील्ड या फिर जो हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व यील्ड होगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इसका थ्योरेटिकल यील्ड। तो जो थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ पे जो रहता है ना, उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा कि जो हमारा एसिटिक एसिड है इसका जो हमारा मोलिकुलर वेट होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे इथेनॉल होगा उसका जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, एसिटिक एसिड हमारा इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 60, और जो हमारे यहाँ पे इथेनॉल होगा इसका मोलिकुलर वेट यहाँ पे कितना होता है 46, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1.3। अगर यहाँ पे हमारे एसिटिक एसिड के दो हमारे यहाँ पे अगर मोलिक्यूल बने होते तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे दोनों ही क्या है, ये भी एक है ये भी एक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 60, ये हमारे यहाँ पे 46, और यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 1.3। तो बस इसी के बेस पे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, और जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, if four atoms A, B, C and D are connected linearly and there are rotation possible around the bond B and C, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा एक लीनियर बॉन्ड हो गया A, B, C और D, और जो हमारे यहाँ पे B और C है ना, इसके बीच में हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब उसके बेस पे हमें क्या बताना है, डाइहेड्रल एंगल ऑन दिस बॉन्ड इज डिस्क्राइब्ड एज, जो हमारे यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल होगा उसको हम किस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे हम उसको मेजर करेंगे या फिर उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ए बी डी, जो हमारे यहाँ पे ए बी और डी के साथ हमारे यहाँ पे देखो जो हमारा ए बी डी है ना, ये हमारा एक अलग प्लेन में यहाँ पे होगा, ठीक है। ये एक प्लेन में नहीं है, जो हमारे यहाँ पे ए बी डी होगा ना ये हमारा अलग प्लेन में यहाँ पे होगा ए बी डी, और जो हमारे यहाँ पे ए सी डी होगा ना ये हमारा अलग प्लेन में होगा, ठीक है। और इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे एंगल होगा वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डाइहेड्रल एंगल होगा। जैसे कि हमने आपको पीछे ही बताया था ना, कुछ इस टाइप की हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट जब होती है, तो जब हम इसको यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो हमारा ये एंगल होता है ना, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। तो बस जो हमारे यहाँ पे एबीडी और जो हमारे यहाँ पे एसीडी के बीच में जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड होगा उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाइहेड्रल एंगल। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द मलेरियल पैरासाइट दैट हैज caused recent outbreak of monkey malaria in human is, जो मंकी मलेरिया जो डिजीज है उसके लिए हमारे यहाँ पे कौन सा जो हमारे यहाँ पे पैरासाइट है वो हमारा इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो जो मंकी मलेरिया इसके लिए जो हमारे यहाँ पे कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा क्या होगा, प्लाज्मोडियम नोवेसी, ठीक है। तो बस जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी मोलैलिटी ऑफ ए 4 ग्राम पर ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे NaOH है, और उसको हमने क्या किया है, उसको हमने 4 ग्राम को 1 ml के अंदर हमने उसको डिजोल्व कर दिया, और उसके बेस पे हमें क्या बताना है कि इसकी यहाँ पे जो मोलैलिटी होगी वो कितनी रहेगी। तो जैसे कि हमने पीछे भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जितना भी हमने यहाँ पे वेट लिया, यहाँ पे वेट टेकन इज इक्वल टू जो भी हमारे यहाँ पे मोलैलिटी होगी इनटू जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम यूज होगी, कितने वॉल्यूम के अंदर हम यहाँ पे जो हमारा वेट है उसको हम यहाँ पे डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट होता है कंपाउंड का, ठीक है। जो वेट टेकन होगा इसको हम यहाँ पे किस में लेंगे, ग्राम के अंदर। जो मोलैलिटी होगी ये हमारे किस में आएगी, मोलैलिटी के अंदर ही, यूं नहीं है कि हमारे यहाँ पे मिली मोलर आ रहा है या फिर हमारे माइक्रोमोलर में आ रहा है, ये हमारा किस में हम लेंगे यहाँ पे वैल्यू को, मोलर के अंदर। वॉल्यूम में यहाँ पे लीटर के अंदर, और जो हमारा मोलिकुलर वेट होगा इसको भी यहाँ पे आप ग्राम के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या क्या चीजें दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे हमें मोलैलिटी बतानी है ना कि मोलैलिटी हमारी कितनी आएगी यहाँ पे। तो मोलैलिटी हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेट टेकन, कितना हमने यहाँ पे वेट लिया है, डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम रहेगी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट होगा। तो यहाँ पे हमें वेट टेकन यहाँ पे कितना दिया होगा, वेट टेकन, तो यहाँ पे हमने 4 mg को 1 ml के अंदर यहाँ पे डिजोल्व किया, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 4 mg हमारे यहाँ पे वेट टेकन हो गया। और अगर हम यहाँ पे mg को अगर हम यहाँ पे ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.004 ग्राम, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0.004 ग्राम, डिवाइडेड बाई जो यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी दी हुई है यहाँ पे 1 ml, लेकिन हमें वॉल्यूम किसके अंदर लेनी है यहाँ पे, लीटर के अंदर।
तो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा 0.001, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 0.001 लीटर इंटू जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट होगा। अब NaOH का जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा कितना होता है 40 ग्राम, तो ये हमारे यहाँ पे 40 हो गया। तो बस इसी को अगर हम यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे कैंसिल होके यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 4/40, ये हमारा 1/10, तो ये हमारा 0.1 मोलर। तो बस जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज प्रोसीजर पोजेस द लीस्ट रिस्क टू एन अनबोर्न चाइल्ड। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के हमें प्रोसीजर यहाँ पे दी हुई है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा प्रोसीजर जो है उसकी वजह से जो अनबोर्न चाइल्ड है उसके ऊपर यहाँ पे सबसे कम रिस्क रहेगा उसकी हेल्थ के ऊपर। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हम यहाँ पे एम्ब्रियोस्कोपी या फिर एम्ब्रियोस्कोपी एंड द फेटोस्कोपी यहाँ पे में जो गिवन है, इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे होगा मिनिमल, एक मिनट, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा मिनिमल इन्वेजिव प्रोसेस, इन्वेजिव प्रोसीजर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ थिन ट्यूब विद कैमरा इन यूट्रस, ठीक है, टू डायरेक्टली कैप्चर द इमेज, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे टू डायरेक्टली विजुअलाइज, कैप्चर विजुअलाइज द एम्ब्रियो और फिटस। एम्ब्रियो और फिटस को यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो यूट्रस होगा उसके अंदर यहाँ पे एक थिन ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट की जाती है, जिसके साथ यहाँ पे एक कैमरा भी होगा, जिसकी हेल्प से एम्ब्रियो या फिर फिटस को यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिस्क होता है ना वो यहाँ पे क्या होगा, हाई रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस के अंदर ये तो हमने यहाँ पे स्टडी किया भी हुआ है। तो जो एमनियोसेंटेसिस होता है इसके अंदर क्या होता है, इंसर्शन of a needle into amniotic sac, ठीक है। किसके लिए, amniotic sac to collect sample from amniotic fluid। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो एमनियोटिक सैक होगा उसके अंदर यहाँ पे हम एक निडल को इंसर्ट करेंगे, किसको कलेक्ट करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो यहाँ पे रिस्क रहता है वो क्या रहेगा, हाई रिस्क होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, क्रोनिक विली सैंपलिंग, जिसको हम सीवीसी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्रोनिक विली सैंपलिंग, सीवीएस सॉरी, ठीक है। तो सीवीएस के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है, सैंपलिंग ऑफ सेल्स, यहाँ पे क्या होगा, सैंपलिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, फ्रॉम प्लेसेंटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेसेंटा से यहाँ पे हमें सेल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी जो रिस्क होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा। लास्ट हमारे यहाँ पे क्या है, अल्फा फिटोप्रोटीन सैंपलिंग, अल्फा फिटोप्रोटीन सैंपलिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम मैटरनल सीरम AFP यानी कि अल्फा फिटोप्रोटीन स्क्रीनिंग भी यहाँ पे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपल ब्लड टेस्ट ऑफ मदर, ठीक है, टू चेक द लेवल ऑफ AFP। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि जो मदर है ना, सिर्फ हमें यहाँ पे उसकी सिंपल यहाँ पे ब्लड टेस्ट करना पड़ता है टू चेक द लेवल ऑफ AFP यानी कि अल्फा फिटोप्रोटीन जो मदर होगी उसके ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे कम यहाँ पे जो रिस्क होगा वो किसके अंदर होगा, यहाँ पे हमें लास्ट के ऑप्शन के अंदर क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमें मदर से सिर्फ एक ब्लड सैंपल यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा अल्फा फिटोप्रोटीन सैंपलिंग, यही हमारे क्या होगा यहाँ पे सबसे कम रिस्क वाला यहाँ पे
प्रोसीजर रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, ए cDNA encoding a human protein of interest was cloned into bacterial expression vector and introduced into bacterial cell for expression. However, no expression of the human protein of interest was obtained. This could be because of, अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे एक ह्यूमन cDNA को यहाँ पे हमने कलेक्ट किया, ठीक है, और उस ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन एक्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, लेकिन उसके अंदर ही जो हमारा ये प्रोटीन यहाँ पे एक्स था, प्रोटीन एक्स हमारे यहाँ पे नहीं बन रहा, इसकी सिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो रही। तो ये हमारी सिंथेसिस किस वजह से नहीं हो रही वो मैं यहाँ पे बताना है। तो अगर आपने हमारा जो मोल बायो की जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसके अंदर हमने जब जेनेटिक कोडोन को स्टडी किया था, तो वहां पे हमने बताया था कि कुछ हमारे ऐसे कोडोन्स रहते हैं जो कि हमारे, कुछ हमारे ऐसे जेनेटिक कोडोन होंगे जो कि ह्यूमन के अंदर अलग अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और जो हमारे बैक्टीरिया होंगे वहां पे वो अलग अमीनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से हमने बताया था कि जो हमारे जेनेटिक कोडोन होते हैं वे हमारे कंप्लीटली यूनिवर्सल ना होके वे हमारे नियरली यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, कंप्लीट यूनिवर्सल जेनेटिक कोडोन नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में अगर और भी अगर डिटेल में अगर स्टडी करनी है तो जो हमारी मोल बायो की जो हमारी लेक्चर सीरीज है जिसके अंदर हमने जेनेटिक कोडोन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे ह्यूमन कोडोन्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारे बैक्टीरिया के अंदर अलग अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और अगर वे यहाँ पे अलग अमीनो एसिड को कोड करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोडोन बायसनेस, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे रीजन होगा ना, इसके लिए हमारा जो सबसे प्रोन यहाँ पे जो रीजन होगा वो हमारा क्या होगा, कोडोन बायसनेस ही होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं, ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ट्रांसक्राइब द सीक्वेंस इनकोडिंग द ह्यूमन प्रोटीन ऑफ द इंटरेस्ट। देखो जो हमारे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होगा ई कोलाई के लिए, उसको थोड़ी ना पता है कि ये जो हमारा cDNA ये हमारा ह्यूमन से आया है, उसके लिए तो ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे सीक्वेंस है, तो ये तो उसके लिए कोडिंग यहाँ पे कर देगा, उसको ट्रांसक्राइब यहाँ पे कर देगा, तो ये तो हमारे यहाँ पे इलॉजिकल रीजन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल राइबोसोम वर अनेबल टू बाइंड टू द mRNA करस्पॉन्डिंग टू द ह्यूमन प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हमारे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद कोडोन बायनेस ने तुम्हारे यहाँ पे आंसर आएगा ही। नेक्स्ट उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन इन द जीन इनकोडिंग द ह्यूमन प्रोटीन, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो हमारा जीन इनकोडिंग जो हमारे यहाँ पे cDNA उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, टू फिल्म थ्योरी ऑफ मास ट्रांसफर कंसिडर। ये आपका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें हमें क्या बताना है कि जो हमारी टू फिल्म थ्योरी होती है उसके अंदर हम जो मास ट्रांसफर होता है उसको हम क्या यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एट द इंटरफेस। बस जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। इस चीज को आपको यहाँ पे लर्न करना है, यहाँ पे आपको इसको याद में रखना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट के बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन ए डिजाइन ऑफ ए फर्मेंटर which one of the following is not intended use of the baffles। जो हमारे यहाँ पे फर्मेंटर को हम जब हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो हम यहाँ पे बेफल्स को यूज करते हैं, तो उसके हमारे यहाँ पे अलग अलग हमारे यहाँ पे क्या होंगे, उसके रीजन होंगे कि किस वजह से हम यहाँ पे बेफल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जो हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से हमें क्या बताना है कि कौन सी हमारी, अगर हम यहाँ पे बेफल्स को यूज कर रहे हैं तो कौन सी हमारे यहाँ पे इंटेंशन नहीं होगी बेफल्स को यूज करने के लिए, वो हम यहाँ पे बताना है। हमने क्या बताया कि बेफल्स को यूज करने की अपने अलग अलग यहाँ पे क्या होगी, उसके यहाँ पे यूजेस होंगे, अलग अलग हमारी यहाँ पे इंटेंशन होगी, तो यहाँ पे मैं वही बताना है कि कौन सी हमारी यहाँ पे इंटेंशन नहीं होगी बस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बेफल्स के लिए यूज की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे प्रिवेंट एडी या फिर वोटेक्स फॉर्मेशन, तो ये हमारा बेफल्स के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारे वोटेक्स फॉर्मेशन जो यहाँ पे होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे बेफल्स को यूज करते हैं, और ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा टू इंश्योर द यूनिफॉर्म मिक्सिंग, जो हमारे यहाँ पे फर्मेंटर है इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन होगा उसकी यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए हम यहाँ पे किसको यूज करते हैं, बेफल्स को, ठीक है। और ये हमारा कैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सिंग को यहाँ पे मेंटेन करता है, बाय प्रिवेंटिंग द एडी और वोर्टेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ एगिटेशन, बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए भी हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे है इंप्रूव द एरेशन एफिशिएंसी, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, ठीक है। एरेशन एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे हम बेफल्स को यूज करेंगे। लास्ट हमारे यहाँ पे है टू रिड्यूस द शियर सेंसिटिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारे यहाँ पे इसके लिए कोई हमारा इंटेंशन नहीं था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है, विच इंटरेक्शन आर जनरली ऑब्जर्व्ड एट द कोर ऑफ द स्टेबल प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स।
अगर हमारे पास एक यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, तो उसके जो कोर के अंदर जो हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन होती है, वो हमारी कौन सी होगी, वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो वो हमारी कौन सी होगी, प्रोटीन प्रोटीन के बीच में जो हमारे यहाँ पे मेजरली जो इंटरेक्शन हमें देखने को मिलती है कोर के अंदर, वो हमारी कौन सी होती है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है, इन लार्ज स्केल फर्मेंटर प्रोसेस कौन स्टिप लिकर इज मेनली यूज्ड एज ए। जो हमारे एक लार्ज स्केल जो हमारे यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो हम यहाँ पे कौन स्टिप लिक्विड का जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो हम किस लिए यूज करते हैं वो हम यहाँ पे बताना है। तो जो हमारे यहाँ पे कौन स्टिप लिक्विड जो हमारे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे नाइट्रोजन सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, और ये हमारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यहाँ पे यूज करके ये अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड और प्रोटीन्स की यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो बस जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए मेजर ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन कमर्शियल बायो ब्लीचिंग ऑफ कॉपर रिकवरी इज। तो ये हमारा यहाँ पे एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हम कॉमर्शियली बायो ब्लीचिंग ऑफ कॉपर रिकवरी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो हमारा कौन सा होता है, थियोबैसिलस फेरोडोक्सिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग विटामिन इंडस्ट्रियली। यहाँ पे हमारे अलग अलग हमें ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा विटामिन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हमारा यूज नहीं होगा, नॉट यूज्ड। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऐसा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हम विटामिन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे स्यूडोमोनास एरुगिनेसा जो हमारा होता है, इसको हम विटामिन प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोपियोनोबैक्टीरियम फ्रूटिरेंची, तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो हमारा कोरियन बैक्टीरियम होता है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, विटामिन बी, और विटामिन बी के अंदर भी किसके, विटामिन B5 के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। उसके अलावा एसवाइसी गोसिपाई जो होता है, इसको हम यूज करते हैं विटामिन B2 के लिए। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा स्यूडोमोनास एरिगोनासा, तो ये हम यहाँ पे किसी भी विटामिन के लिए यूज नहीं करेंगे, तो यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्यूरेसी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन कैन बी असेस्ड यूजिंग टूल्स लाइक। जो हमारी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन होती है, उसकी एक्यूरेसी को यहाँ पे असेस करने के लिए हमारी कौन सी टेक्निक हमारी यहाँ पे यूज होगी, वो मैं यहाँ पे बतानी है। तो जो हमारे यहाँ पे ब्लास्ट टेक्निक होती है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हम प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रोडिक्शन के लिए, उसके अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट के लिए। तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे कूट के या फिर फेनिक्स के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारी जो टेक्निक है ना, दोनों के दोनों, ये हमारी प्रोटीन स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए जरूर यहाँ पे यूज होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी को यहाँ पे अगर हम असेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज होती है, वटिफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैच द पॉलीसेक्राइड LHS। यहाँ पे मैं अलग अलग यहाँ पे पॉलीसेक्राइड में गिवन है, तो इनको मैं क्या करना है, विद द माइक्रोबियल कल्चर RHS, इनके लिए हमारे, इनकी सिंथेसिस के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा माइक्रोबियल कल्चर हम यहाँ पे यूज करते हैं एसोसिएटेड विद देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। तो उनको यहाँ पे हमें क्या करना है, करेक्टली मैच करके चलना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, सेलुलोज। जो सेलुलोज जो हमारे यहाँ पे होता है ना, इसके लिए हम कौन से यहाँ पे बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल कल्चर को यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे होते हैं ग्लूकान एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, उसके अलावा सार्सिना। ठीक है, और उसके अलावा एग्रोबैक्टीरिया, इनको हम मेजरली यहाँ पे यूज करते हैं। और इनके अंदर भी जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोना ग्लूकोना एसिटोबैक्टर जो हमारा होता है, ये हमारे यहाँ पे मेजर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो हमारे माइक्रोबियल कल्चर हम यहाँ पे गिवन है, तो इसके अंदर ये हमारा स्यूडोमोनास एरोगोनोसा हो गया, ये हमारे यहाँ पे एल्कली जेनस फाइकोलोसिस हो गया, ये हमारे यहाँ पे ग्लूकोना एसिटोबैक्टर होइनेंसी हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो पी होगा, ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा, 3 के साथ। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्जीनेट। जो हमारे यहाँ पे एल्जीनेट होता है, ये हम किसके लिए यूज कर, ये हम किसके थ्रू यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे यहाँ पे स्यूडोमोनास एरिगनोसा होगा, ये हमारे किसके साथ हो गया, फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमारे यहाँ पे क्यूरिडेनल होगा, जो हमारा क्यूरिडिलेन होता है, क्यूरिडिलेन। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन हम कहाँ से करते हैं, इसकी प्रोडक्शन हम करेंगे एल्कली जीन्स अंडर नाइट्रोजन लिमिटिंग, नाइट्रोजन लिमिटेड कंसंट्रेशन या फिर कंडीशन।
ठीक है। तो ये हमारा एल्केलिजेंसी तो यहाँ पे जरूर होगा, जैसे कि थर्ड हमारा किसके साथ हो जाएगा, सेकंड वाले के साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमारी जो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है वो हमारे यहाँ पे लिमिटेड होनी चाहिए। लास्ट हमारे यहाँ पे क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो ये हमारा कहाँ से हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो हमारे रेलस्टोनिया यूट्रोफा होगा। तो ये हमारा फोर्थ के साथ। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन के अंदर P3Q1 R2 एंड S4 हमें यहाँ पे गिवन है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टैम ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द स्पेसिमेन टू फॉर्म एन इमेज एज। जो हमारी टैम जो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो हमारी होगी वो हमारी स्पेसिमेन के साथ यहाँ पे क्या करती है, इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्ट करने के बाद जो हमारी यहाँ पे इमेज की प्रोडक्शन होती है वो हमारी कौन से फेनोमेना के साथ होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि हमने टैम के लिए आपको बताया था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे स्पेसिमेन हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो इसको यहाँ पे ट्रांसमिट यानी कि इसको पास करके जाती है, और पास करने के बाद जो हमारे यहाँ पे कहीं पे क्या होगी, इसकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बताना है कि जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी वो हमारी कैसे होती है, वो हमारे यहाँ पे एक शेडो बनेगी इसकी। इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्पेसिमेन होगा उनकी जगह यहाँ पे हमें क्या बनेगा, एक शेडो यहाँ पे हमें ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, if neuron that produce the neurotransmitter dopamine could be generated from the stem cells grown in culture, it might be possible to treat the patient suffering from। ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी जो हमारे हमने जो लेक्चर सीरीज की है उसके अंदर ये हमने क्वेश्चन पहले भी स्टडी किया हुआ है, और वहां पे भी हमने आपको बताया था कि जो हमारे पार्किंसन डिजीज होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसकी जो सिंथेसिस होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे डोपामाइन की अगर हम यहाँ पे सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे हमारी जो पार्किंसन डिजीज होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो सकती है, ट्रीट हो सकती है। तो बस जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है, a fermentation medium is being cooled from 70 degrees Celsius to 32 degrees Celsius in a double pipe heat exchanger. Fluid flowing countercurrently with this stream is heated from 20 degrees Celsius to 46 degrees Celsius. The log mean temperature difference in degree Celsius for the two stream is। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो हमारा log mean टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पे हमारी दो टाइप की कंडीशन है, एक हमारी यहाँ पे हॉट पाइप के लिए हो गई, एक यहाँ पे हमारी कोल्ड पाइप के लिए हो गई। हॉट के अंदर भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो हॉट के अंदर जो हमारे यहाँ पे इंसर्शन हो रहा था, जहाँ पे हमारी जो हमारे यहाँ पे फर्मेंटर था, ठीक है, वो हमारा किस टेम्परेचर पे यहाँ पे इनिशियली था, इंसर्ट किस टेम्परेचर पे हुआ था, हॉट इंसर्ट ये हमारा किस पे होता है 70 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा हॉट आउट किस पे होगा, कितने टेम्परेचर पे आउट हो रहा है 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोल्ड स्ट्रीम के लिए, तो उसके अंदर यहाँ पे हमारा कोल्ड इन कितने पे होगा 20 डिग्री, और कोल्ड आउट हमारा यहाँ पे किस पे हो रहा है, कोल्ड आउट। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 46 के ऊपर। ठीक है, तो इसी के बेस पे यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो हमारे यहाँ पे LMTD यानी कि जो लॉग मीन टेम्परेचर जो हमारा डिफरेंस होगा, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं जो हमारा हॉट इन माइनस जो हमारे यहाँ पे कोल्ड आउट, ठीक है, माइनस जो हमारे यहाँ पे हॉट आउट माइनस कोल्ड इन होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा नेचुरल लॉग किसका, यहाँ पे जो हमारा हॉट इन माइनस कोल्ड आउट, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे हॉट आउट माइनस कोल्ड इन होगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे हॉट इन होगा, हॉट इन हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी होगा हमारे यहाँ पे 70, कोल्ड आउट हमारे यहाँ पे हो जाता है 46, हॉट आउट हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, और जो हमारे यहाँ पे कोल्ड इन होगा ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, हॉट इन 70, ये हमारे यहाँ पे 46, जो हमारे यहाँ पे हॉट आउट है ये हमारा कितना है 32 पे, और ये हमारे यहाँ पे जो कोल्ड इन है ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 20। ठीक है, तो बस इसी को यहाँ पे हमें सोल्व करके चलना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो गया 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग 24 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे यहाँ पे 12, ये हमारे यहाँ पे नेचुरल लॉग 2 12 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 कितना होता है हमारा 0.9693, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 17.3 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। और सेम हमारा क्वेश्चन जो हमने लास्ट ईयर यानी कि जो हमारे यहाँ पे
डीबीटी बैट जेआरएफ ईयर 2021 से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया था उसके अंदर भी हमारा सिमिलर ऐसा ही हमारा एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप यहाँ पे जरूर एक बार सोल्व करके जाओ। एटलीस्ट जो 5 ईयर के जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है उनको तो आप यहाँ पे जरूर एक बार सोल्व करके जरूर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम इज एंजाइमेटिकली प्रोड्यूसिंग यूजिंग। जो हमारे यहाँ पे एस्पार्टेम जो कि हमारा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, इसको हम किस एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, थर्मोलाइसिन से। बस यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा एस्पार्टेम जो होता है ये हमारा जब सिंथेसिस होता है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे दो अमीनो एसिड होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होगा एस्पार्टिक एसिड और एक हमारे यहाँ पे होता है फिनाइल एलेनाइन। इसके ऊपर भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज को भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन टू प्रोटीन। जो हमारी दो प्रोटीन्स के बीच में जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हमारी कौन सी पैरामीटर को हम यहाँ पे या फिर कौन सा हमारे यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजर को हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हम यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन भी हमारा बार बार पूछा गया है, जिसके अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन जो हमारा होता है, ठीक है, आर एम रूट रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, इसको हम किसके लिए यूज करेंगे, जो हमारी प्रोटीन स्ट्रक्चर है उनकी सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एंडो रीडुप्लीकेशन। जो हमारा एंडो रीडुप्लीकेशन जो हमारा होता है वो हमारी क्या प्रोसेस होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर होगी, यहाँ पे हमें क्या करना है, रीडुप्लीकेशन करना है, यानी कि हमें दोबारा से क्या करना है, जो हमारा रेप्लीकेशन जो प्रोसेस होती है, डुप्लीकेशन हमारी किस प्रोसेस को हम कहते हैं, रेप्लीकेशन को ही बोलेंगे। तो जो हमारी रेप्लीकेशन जो प्रोसेस होती है ना उसी को हमें क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे उनको हमें करके चलना है। और एंडो रीडुप्लीकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि नॉर्मली तो क्या होता है कि पहले हमारे यहाँ पे जो डीएनए है उसकी हमारी रेप्लिकेशन होती है, और रेप्लिकेशन होने के बाद जो हमारा सेल है उसके में यहाँ पे डिवीजन हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस ना होके अगर हमारी रेप्लिकेशन दोबारा से हो जाती है तो उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, एंडो रीडुप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, मोबाइलेशन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियाई एंड एंटोसाइटोसिस ऑफ वन कॉपी टू द अनदर ऑर्गेनली, तो ये भी नहीं होगा। रिकरेंट डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सब्सिक्वेंट माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बस यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, स्प्लिटिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए बाय प्रोटीन अकर प्राइमरली थ्रू द। जो हमारी सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन जो होती है डीएनए के अंदर, ठीक है, किसकी, प्रोटीन की, तो वो हमारी कहाँ पे होती है वो मैं पे बताना है। तो वो हमारी कहाँ पे होती है, मेजर ग्रुप के ऊपर। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द अमीनो एसिड रेजिड्यू विद द लीस्ट प्रेफरेंस फॉर एनी क्वाड्रेंट इन द रामाचंद्रन मैप इज। यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा हमारा जो अमीनो एसिड है वो हमारा लेस प्रेफर होगा एनी क्वाड्रेंट इन द रामाचंद्रन प्लॉट। देखो रामाचंद्रन प्लॉट के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो पहले हमारे यहाँ पे क्या है कि जो प्रोलिन है ना वो हमारा रामाचंद्रन प्लॉट के लिए क्या होता है, एक एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा सबसे कम हमारे यहाँ पे लिस्ट प्रेफर्ड होगा रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ग्लाइसिन होगा वो हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें जो हमारे चारों के चारों जो हमारे क्वाड्रेंट है उनके अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा लिस्ट प्रेफर्ड फॉर एनी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हमारा सबसे कम जो हमारे यहाँ पे लिस्ट प्रेफर्ड होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, सीरीन, ग्लैनाइन, एलेनाइन, ग्लाइसिन एंड वेलाइन, तो यहाँ पे प्रोलिन तो दिया ही नहीं हुआ। तो इन ऑप्शंस के अंदर जो हमारे यहाँ पे ग्लाइसिन है ना वो हमारा किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर सबसे कम यहाँ पे लिस्ट प्रेफर्ड होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइसिन के लिए जो हमारे यहाँ पे रीजन रहेगा वो हमारा कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो हमारा होता है -180 से लेके +180, जो हमारे यहाँ पे साई वैल्यू होगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इसके लिए रीजन रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम हमारे यहाँ पे रीजन हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए प्रेफर्ड होगा। रामाचंद्रन प्लॉट हमें क्या बताता है, ये हमें वही रीजन बताया ना जहाँ पे हमारा जो ग्लाइसिन है या फिर कोई भी हमारा पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड है, ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ पे जो प्रेफर्ड रीजन रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि जो ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन के लिए जो इसका एक्सेप्टेबल जो एरिया रहेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारी ग्लाइसिन की हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, तो वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, सबसे कम हमारा यहाँ पे रीजन होगा किसी भी
हमारे क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पे देखो ये भी हमारा कम रीजन है, यहाँ पे भी कम रीजन है, यहाँ पे भी कम रीजन है, यहाँ पे भी कम रीजन है। ठीक है, तो मिल तो ये हमें चारों यहाँ पे जो हमारे क्वाड्रेंट है उनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका क्योंकि एरिया हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे सबसे कम रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लीस्ट प्रेफर्ड फॉर एनी क्वाड्रेंट। तो बस यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है द बुडापेस्ट ट्रीटी रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पेटेंट प्रोसेस कंसर्न विद। जो बुडापेस्ट जो ट्रीटी है वो हमारी किससे रिलेटेड यहाँ पे रहती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो हमारी किससे रिलेटेड होती थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। बस यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है द फ्लूइड प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मरकरी डज नॉट वेट द ग्लासेस। जो मरकरी है वो ग्लास को यहाँ पे वेट नहीं करती, उसको गीला नहीं करेगी। तो वो किस वजह से नहीं करती वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो किसकी वजह से नहीं करती, जो अडेशन और कोहेशन जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अडेशन किसके बीच में होती है, जो हमारे यहाँ पे मरकरी के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके आपस में ही, एक जो हमारा यहाँ पे मरकरी है इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी आपस के बीच में जो हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन होता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, अडेशन। और कोहेशन क्या होगा, जब हमारे यहाँ पे जो ग्लास के साथ जो इसकी इंटरेक्शन होगी उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोहेशन। और इसी की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, सरफेस टेंशन हमारे यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मरकरी जो वेट यहाँ पे नहीं करी ग्लास को, वो किसी वजह से यहाँ पे नहीं करती, सरफेस टेंशन की वजह से। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्बोवायरल इन्फेक्शन। इनमें से हमारा कौन सा ऐसी हमारे यहाँ पे डिजीज होगी जो कि हमारी अर्बोवायरल इन्फेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अर्बोवायरल इन्फेक्शन हमारे होते क्या है। तो ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर द डिजीज 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 आएगा, डिजीज कोज्ड बाय वायरस। ये हमारे कोज तो किससे होंगे, वायरस से ही होंगे। ठीक है, बट ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी कौन, जो यहाँ पे इंसेक्ट्स जो होते हैं। यानी कि ये वे हमारी डिजीज होंगी जो कि हमारी कोज तो किससे हो रही है, वायरस से, लेकिन वो ट्रांसमिट किससे हो रही है, इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो, ठीक है, और टिक्स। ठीक है, तो ये हमारे कौन से होते हैं, अर्बोवायरल इन्फेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, जो हमारा कोविड-19 है ये हमें पता है कि ये हमारा मॉस्किटो या फिर जो हमारे यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स होंगे उनसे हमारे यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होता। तो बस जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे यहाँ पे जिका वायरस डिजीज होगा ये हमारा एडिस जो यहाँ पे मॉस्किटो होगा उसके थ्रू हमारे यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, ये भी हमारा एडिस के थ्रू होता है। और जो हमारे यहाँ पे डेंगू होगा ये भी हमारा एडिस के थ्रू होता है। अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो हमारा कोविड-19 है, देखो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ना ये हमारा कब का है, ये 2020 से रिलेटेड। ठीक है, और अब हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 2024। तो इन 4 साल के अंदर यहाँ पे हमारी और भी फर्दर रिसर्च हो चुकी होगी, क्या पता किसी रिसर्च के अंदर यहाँ पे ये प्रूफ किया गया हो या फिर उसके लिए हमारे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि जो हमारा कोविड-19 है वो हमारा मॉस्किटो के थ्रू भी हमारे यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, हालांकि अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के अंदर ऐसा हमें कोई यहाँ पे पेपर नहीं देखने को मिला, लेकिन मे भी हो सकता है कि किसी रिसर्च के अंदर इसको भी यहाँ पे पब्लिश किया गया हो। ठीक है, तो ये हमारा 4 साल का यहाँ पे टाइम हो चुका है। अगर हम यहाँ पे ये 2020 से रिलेटेड बात करें तो उस टाइम तक इसके लिए हमारा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कोविड-19 इस ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, सबसे परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बाकी ऑप्शन के साथ इसको यहाँ पे अगर हम कंपेयर करके चलते हैं, जैसे कि जिक्का वायरस, चिकनगुनिया और डेंगू फीवर, ये सब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है कि इनकी जो ट्रांसमिशन हो रही है वो हमारी एडिस के थ्रू होती है। ठीक है, तो जो कोविड-19 है, अब हमने क्या बताया कि इसके लिए हमारे यहाँ पे हो सकता है कि कोई पेपर हो, लेकिन ये हमारा वेल एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे नहीं है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा उसी को हम यहाँ पे करेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है फाइलोजेनेटिक ट्री प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। जो हमारे फाइलोजेनेटिक ट्री होते हैं ये हमारे किसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये हमें इवोल्यूशनरी पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बताएंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, ये भी नहीं होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो बस ये है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज स्टेबिलिटी बाय। जो हमारा प्रोटीन है उसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमारी किस बॉन्ड के थ्रू हमारी स्टेबलाइज होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वे हमारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड होते हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है,
और ये जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड है ये हमारे एक दूसरे के साथ जो यहाँ पे बाउंड होते हैं, ठीक है, ये हमारे किस बॉन्ड के थ्रू होते हैं, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा, जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर तो सिर्फ हमें यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड हमारे किस टाइप के होते हैं, ये हमारे कोवलेंट टाइप के होंगे। तो बस इसी बेस पे जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए द कोगोनेट अमीनो एसिड इज अटैच्ड एट, जो हमारी क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो होती है टीआरएनए की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसके अंदर जो हमारा अमीनो एसिड जो होता है, ठीक है, वो हमारा किस आर्म के ऊपर हमारे यहाँ पे अटैच होगा वो यहाँ पे बताना है। तो वो हमारा किस पे होता है, जो हमारी एक्सेप्टर आर्म होगी, बस जो हमारे यहाँ पे एक्सेप्टर आर्म होती है इसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसिड हमारे यहाँ पे अटैच होगा, अमीनो एसिड अटैच राइट, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे कोडोन्स होते हैं एंटी कोडोन, ठीक है, वो हमारे कोडोन के साथ हमारे यहाँ पे अटैच होंगे। तो कोडोन के हमारे जो अपोजिट यहाँ पे होंगे वे हमारे कौन सी आर्म यहाँ पे होगी, एंटी कोडोन लूप, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड के साथ जो हमारे यहाँ पे बाउंड होगी वो हमारी कौन सी होती है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एक्सेप्टर स्टेम्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए डाइल्यूशन ऑफ ए माइक्रोबियल कल्चर वाज प्रिपेयर्ड by adding 1 ml of the culture to 9 ml of sterile blank. Further, 200 microliter from the diluted culture was spread on agar plate and 150 colonies were observed after the incubation period. Calculate the CFU per ml of the original sample. यहाँ पे हमें CFU में पर ml में यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और इसके लिए हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ना वो हमारा क्या होगा, ये हमारा होता है नंबर ऑफ colonies into dilution factor divided by volume of cultured plate, जो हमारे यहाँ पे कल्चर प्लेट की जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम होती थी। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें कॉलोनीज के लिए, तो कॉलोनीज हमारे यहाँ पे कितनी हमें ऑब्टेन हो रही है, 150। इसका डाइल्यूशन फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूशन फैक्टर हमारा क्या होता है, डाइल्यूशन फैक्टर जब हमने यहाँ पे डाइल्यूट किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक 1 ml का कल्चर था, उसको हमने 9 ml के साथ यहाँ पे हमने डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूट करने के बाद आफ्टर डाइल्यूशन जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम होगी, आफ्टर डाइल्यूशन, और एक हमारी बिफोर डाइल्यूशन जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम थी, ठीक है। तो आफ्टर डाइल्यूशन हमारी टोटल कितनी हो गई, 1 + 9 टोटल कितना हो गया, 10। और बिफोर डाइल्यूशन की कितना था, 1 ml, तो ये हमारा डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हमारा 10। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें वॉल्यूम ऑफ कल्चर्ड प्लेट, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी कल्चर्ड प्लेट थी उसकी वॉल्यूम यहाँ पे कितनी थी, 200 माइक्रोलीटर, ठीक है। और ये हमारे हमें किसके अंदर लिखनी होती है यहाँ पे वैल्यू, ये हमें ml के अंदर यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे इसको ml के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 0.2 ml, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.2, ये हमारे यहाँ पे 15 मिनट, ये हमारे यहाँ पे 11500, ये हमारे यहाँ पे 0.2, ये हमारा क्या हो जाएगा 7500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग एग्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लांट सेल बिगिन टू सिंथेसाइज आर्जिनिन डेरिवेटिव कार्ड। जब यहाँ पे एक प्लांट के अंदर हमारे यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे जो हमारा प्लांट होगा वो हमारा जो आर्जिनिन डेरिवेटिव की जो सिंथेसिस करता है वो हमारा कौन सा आर्जिनिन डेरिवेटिव होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो हमारा कौन सा होता है, ओपाइन होगा, बस ऑक्टापाइन और नोनापाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है, 1 सेंटीमोर्गन इज डिफाइंड एज द जनरेट डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई विद ए स्टैटिस्टिकली करेक्टेड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ। जो हमारा 1 सेंटीमोर्गन जो हमारे यहाँ पे होता है डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम कितनी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल लेके चलते हैं तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो 1 सेंटीमोर्गन हमारा किसके इक्वल होता है, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो बस यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन भी है, in which organelle of seed are stored oil converted to fatty acid and glycerol during germination। जर्मिनेशन के टाइम पे हमारी कौन सी ऑर्गेनली के अंदर जो हमारे यहाँ पे जो ऑयल स्टोर था वो हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो वो कौन सी हमारी ऑर्गेनली होती है, ग्लाइऑक्सिसोम। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा बस वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डीबीटी बैट जेआरएफ, सीएसआईआर नेट जेआरएफ और उसके अलावा गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड भी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।